दोस्तों जय हिंद। पैरामिलिट्री न्यूज हिंदी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। पीएफआरडीए ने एनपीएस सब्सक्राइबर के लिए एक बेहद अहम और विस्तृत सर्कुलर जारी किया है, जिसमें आपके पेंडिंग ट्रांजैक्शन के बारे में क्लैरिफिकेशन दिया गया है। ये गाइडलाइंस आपके लिए जानना और समझना अति महत्वपूर्ण है। क्या है गाइडलाइंस? इसे हम आसान भाषा में डिकोड करेंगे, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप अर्धसैनिक बलों से संबंधित खबरों को जानने में इंटरेस्ट रखते हैं तो हमसे जुड़े, चैनल सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए स्क्रीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक पीएफआरडीए पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा 23 जनवरी 2026 को एक सर्कुलर जारी किया गया है। इस सर्कुलर में कहा जा रहा है कि सब्जेक्ट है एक्सपेंडेड गाइडलाइंस ऑन री इन्वेस्टमेंट ऑफ रिटर्न एंड पेंडिंग ट्रांजेक्शन अमाउंट्स इनटू द रिस्पेक्टिव प्राण। जो भी आपका पेंडिंग जो भी ट्रांजेक्शन अगर आप करने के लिए जा रहे हैं और वो अगर पेंडिंग हो जाता है तो ऐसे केस में ये सर्कुलर बता रहा है कि आपको आपके उस अमाउंट के अगेंस्ट में क्या क्या कार्रवाई हो सकती है या क्या क्या प्रोसीडिंग होगी। ये सर्कुलर आप देख सकते हैं सभी जो भी एनपीएस सब्सक्राइबर और एपीआई सब्सक्राइबर जो भी अटल पेंशन योजना के और जो एनपीएस सब्सक्राइबर हैं उनके लिए ये जारी किया गया है। तो चलिए क्या क्या वो प्रोसेस है और प्रोसीजर है जिसको पीएफआरडीए अडॉप्ट करेगा, चलिए हम उसको देख लेते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है पॉइंट नंबर 3, आप देखिए, टू फर्दर इनहेंस सब्सक्राइबर बेनिफिट्स and in continuation of the previous circular, it has now been decided that the following transaction will also be eligible for reinvestment into the subscribers plan by CRA। आपने कोई ट्रांजैक्शन किया और वो पेंडिंग रह जाता है तो नीचे कुछ कंडीशन दिया हुआ है, उस कंडीशन अगर वैसा कंडीशन होने पे आपका जो अमाउंट है ट्रांजैक्शन अमाउंट वो ऑटोमेटिकली एक सर्टेन पीरियड के बाद वो री इन्वेस्टमेंट कर दिया जाएगा। क्या है वो कंडीशन, चलिए हम उसे देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखिए ए में दिया हुआ है रिटर्न और अनसक्सेसफुल ट्रांजैक्शंस व्हिच हैव फेल्ड टू बी क्रेडिटेड टू द सब्सक्राइबर्स और नॉमिनी बैंक अकाउंट ड्यू टू स्पेसिफिक रीजन। रीजन क्या क्या है? अकाउंट क्लोज, इनवैलिड आईएफएससी, फ्रोजन डोरमेंट स्टेटस। आपने कुछ निकासी के लिए एनपीएस से कुछ पैसे आप निकालना चाह रहे हैं, आपने उसके लिए अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन आपका जो अकाउंट जो आपका अकाउंट वहाँ पे मेंशन है उस अकाउंट में पैसा आएगा उससे पहले ही वहाँ पे आपका अकाउंट या तो क्लोज अकाउंट है या जो आपने आईएफएससी नंबर दे रखा है, आईएफएससी कोड, बैंक का एक आईएफएससी कोड होता है वो आपने दे रखा है, वो भी अगर इनवैलिड है, या फिर आपका अकाउंट अगर फ्रीज है और डोरमेंट है कि आपने काफ़ी दिन से उस अकाउंट को ऑपरेट नहीं किया है, तो ऐसे केस में जो आपका अमाउंट है वो री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा और आपको नहीं दिया जाएगा। दूसरा बी में आप देख सकते हैं एन्यूटी कैंसिलेशन प्रोसीड्स रिटर्न बाय एएसपी ड्यू टू फ्रीज लॉक पीरियड कैंसिलेशन एक्सरसाइज्ड बाय सब्सक्राइबर। आपने मान लिया कि आप रिटायर हुए या वीआरएस लिए या नौकरी से आपने रिजाइन दे दिया, ऐसे केस में आपको एक सर्टेन कंडीशन के साथ आपको एन्यूटी परचेज करना पड़ता है, लेकिन उसका एक फ्री लॉक इन पीरियड होता है कि उस लॉक इन पीरियड के अंदर में आप उस एन्यूटी को कैंसिल कर सकते हैं। आपने स्टडी किया, आपको लगा कि ये सर्विस प्रोवाइडर सही नहीं है, हमको किसी और दूसरे के साथ जाना चाहिए जहां हमको ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो ऐसे केस में आप जो फ्री लॉक इन पीरियड है उसमें आप उसको कैंसिल कर देते हैं। तो ऐसे केस में कहा जा रहा है कि एन्यूटी कैंसिलेशन होने पे भी आपका जो अमाउंट है वो सब्सक्राइबर के अकाउंट जो पैन नंबर है उसमें डिपॉजिट कर दिया जाएगा, यानी कि री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। सी में नेक्स्ट देखिए क्या कहा जा रहा है, एन्यूटी कैंसिलेशन प्रोसीड्स ड्यू टू नॉन एनपीएस के सीएस, ओपीएस और फैमिली पेंशन। जैसे डेथ केस हुआ, डिसेबिलिटी केस हुआ, ऐसे में क्या होता है कि ओल्ड पेंशन स्कीम देने का प्रावधान है, जो भी एनपीएस का रूल्स है उसमें ये चीज क्लियरली मेंशन है। तो ऐसे केस में जो आपका पैसा है जो आपने विड्रॉल के लिए रिक्वेस्ट किया है वो भी आपका प्लान में आपका रीइन्वेस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट केप्ट ऑन होल्ड बाय सीआरए ड्यू टू क्वालिटी मॉनिटरिंग और पेंडिंग क्लैरिफिकेशन। आपने विड्रॉल रिक्वेस्ट डाला,
या आप किसी भी केस में, या तो वीआरएस जा रहे हैं, आपने डिस्चार्ज दिया किसी भी केस में, या आप सुपरनेट हुए हैं, तो ऐसे केस में आपका अमाउंट अगर पेंडिंग है, होल्ड पे सीआरए के द्वारा रखा गया है ड्यू टू क्वालिटी मॉनिटरिंग या पेंडिंग क्लैरिफिकेशन, कुछ क्लैरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में भी आपका पैसा री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट विदहेल्ड बाय सीआरए ड्यू टू ऑनगोइंग लीगल मैटर्स और डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू विड्रॉल रिक्वेस्ट। आपने जो विड्रॉल रिक्वेस्ट डाला उसके अगेंस्ट में कुछ डिस्प्यूट है, तो ऐसे केस में भी आपका पैसा जो प्लान में आपका री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे रिटर्न ट्रांजेक्शन पर्टेनिंग टू टीयर 2 विड्रॉल, पार्शियल विड्रॉल और डेथ विड्रॉल केसेस। यहाँ पे कहा जा रहा है जो भी टीयर 2 के केस में अगर कोई पार्शियल विड्रॉल हुआ है या डेथ केसेस के कारण विड्रॉल हुआ है, तो ऐसे केस में भी आपका जो पैसा है वो री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और ये कितने दिन का ये पीरियड है, कितने दिन तक आपको सीआरए आपके केस को देखेगा और उसके बाद री इन्वेस्ट करेगा, उसके बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि द सीआरए विल री इन्वेस्ट द रिटर्न अमाउंट इनटू द सब्सक्राइबर्स प्लान आफ्टर ए पीरियड ऑफ 1 मंथ, यानी कि 30 डेज। आप 30 डेज तक जो भी ऊपर कंडीशन दिया हुआ है A to F, अगर इस केस में अगर कुछ भी ऐसा कुछ होता है, तो ऐसे केस में सीआरए आपको 30 डेज का टाइम देगा, और 30 डेज में अगर वो केस रिजॉल्व नहीं हुआ, तो जो भी आपका ट्रांजैक्शन अमाउंट है उसे अगेन आपके प्लान में री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। और देखिए आगे क्या कहा जा रहा है कि ड्यूरिंग दिस 30 डेज पीरियड द सीआरए शैल कम्युनिकेट विद सब्सक्राइबर एंड नोडल ऑफिस through SMS, email and other mode of communication about the requirement of submission of requisite documents to remit funds to the correct bank accounts। जो आपने बैंक अकाउंट्स डिटेल्स दिया है या जो भी डिटेल्स आपका है, अगर सीआरओ को लग रहा है कि कुछ उसमें क्लैरिफिकेशन सही नहीं है या अकाउंट नंबर सही नहीं है या आपका आईएफएससी कोड नंबर सही नहीं है, जो भी मतलब रीज़न हो, तो ऐसे केस में सीआरए आपको 30 डेज के पीरियड के अंदर आपसे कम्युनिकेट करेगा थ्रू एसएमएस, मेल्स एंड जो भी अदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन होगा उससे आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश करेगा, और कोशिश करेगा कि उसको 30 डेज के अंदर ही उसको रिजॉल्व किया जाए। लेकिन वो नहीं होता है, तो ऐसे केस में 30 डेज के बियॉन्ड होते ही उससे जो भी अमाउंट का आपने रिक्वेस्ट डाला था वो आपके प्लान में अगेन री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये एक बड़ा स्टेप है पीएफआरडीए का। इससे क्या होगा, जो आपका अमाउंट आइडल मोड में पड़ा रहता है वो पड़ा नहीं रहेगा, अगर मार्केट में लगेगा। लेकिन साथ में ये भी कहा जा रहा है कि जो रिस्क है उसके ऊपर प्लीज नोट दैट एनी फ्यूचर क्लेम्स कंसर्निंग द रीइन्वेस्टेड अमाउंट विल बी सब्जेक्ट टू मार्केट फ्लक्चुएशन। आपका पैसा जो आपने रिक्वेस्ट डाला वो अगेन मार्केट में लग जाएगा, तो जो उसका रिस्क है वो फिर सब्सक्राइबर को ही बेयर करना पड़ेगा। यानी जो मार्केट तो फ्लक्चुएशन का चीज़ है, मार्केट ऊपर भी जा सकता है नीचे भी जा सकता है, तो इसकी वजह से जो लॉस या गेन होगा वो सोलली सब्सक्राइबर का होगा। तो ये पीएफआरडी की तरफ से एक ठीक स्टेप है कि जो मान लिया जो एनपीएस सब्सक्राइबर है उसका पैसा अगर आइडल मोड में पड़ा रहता है, उससे अच्छा है कि उसे इन्वेस्ट कर दिया जाए, और फिर जो भी उसका प्रॉब्लम है, उस केस का जो भी प्रॉब्लम जिसकी वजह से उसका पैसा रिटर्न आया है उसको रिजॉल्व करें और फिर अगेन वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। पीएफआरडी का ये स्टेप आपको कैसा लगा ये भी कमेंट में बताएं। ये जानकारी कैसी लगी आपको और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए शाइनिंग ऑफ। जय हिंद।